वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट के अंडर 3 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाईवेज को वाइड करने की परमिशन दे दी है। ये 3 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाईवेज कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ऋषिकेश टू माणा। बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हाईवे है ऋषिकेश टू माणा। दूसरा है ऋषिकेश टू गंगोत्री। तीसरा है टनकपुर टू पिथौरागढ़। अब इस मैप में आप देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाईवे है वो है ऋषिकेश टू माणा। ऋषिकेश से लेकर के माणा यानी कि बद्रीनाथ तक का, जो हमारा बद्रीनाथ से आगे माणा पड़ेगा, तो यहां तक का एक हाईवे ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये चाइना बॉर्डर शेयर करता है, ये इंडो चाइना बॉर्डर तक जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट हाईवे है ऋषिकेश टू गंगोत्री और तीसरा है टनकपुर टू पिथौरागढ़। अब ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है कि इंडो चाइना बॉर्डर, अगर हम अपने जो लेट सीडीएस विपिन रावत हैं उनके स्टेटमेंट को भी देखें तो इंडिया का जो एक्चुअल एनिमी है, जिससे इंडिया को थ्रेट है, वो पाकिस्तान नहीं है, वो चाइना है। चाइना एक्चुअल थ्रेट क्रिएट करता है और अगर हमें उसको हैंडल करना है तो बॉर्डर एरियाज में रोड कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है, ताकि अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो या वॉर की सिचुएशन हो तब हम इजीली अपनी आर्मी को वहां पर सप्लाई कर सकें और जो भी रिक्वायर्ड सप्लाई होती है वो आर्मी को पहुंचा सकें। इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए दिसंबर 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देहरादून में चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट का फाउंडेशन किया। इस चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट के फाउंडेशन के बाद अब मार्च 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने हिली एरियाज में रोड बनाने के स्टैंडर्ड सेट किए। इसमें कहा गया कि जो रोड स्ट्रक्चर बनेगा ये 5.5 मीटर विड्थ का होगा और 2 लेन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और ये 5.5 मीटर क्या है? कैरेज वे। अब यहां हमें 2 कॉन्सेप्ट समझने होंगे, कैरेज वे और फॉर्मेशन विड्थ, या कैरेज विड्थ और फॉर्मेशन विड्थ। ये कैरेज विड्थ और फॉर्मेशन विड्थ क्या होती है? ये एक रोड का डायग्राम है। ये एक्चुअल वो एरिया है जहां व्हीकल्स मूव करते हैं। कभी आपने रोड का स्ट्रक्चर देखा होगा तो रोड का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक्चुअल में जो व्हीकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। एक ये साइड का एरिया होता है, ये भी सेम लेवल पर होता है, रोड के सेम लेवल पर ही ये एरिया भी होता है, लेकिन यहां पर ये सभी व्हीकल मूव नहीं करते। इसको बोलते हैं शोल्डर। तो ये हो जाता है कैरेज विड्थ या कैरेज वे, और ये हो गया शोल्डर। दोनों तरफ शोल्डर होते हैं, ये कैरेज विड्थ और ये शोल्डर। कैरेज विड्थ और शोल्डर मिलाकर के बन जाता है फॉर्मेशन विड्थ। कैरेज विड्थ और शोल्डर मिलाकर के बन जाता है फॉर्मेशन विड्थ। तो अब यहां इस डायग्राम में देखिएगा, ये है कैरेज विड्थ, ये हो गए शोल्डर, और इसको मिलाकर के बन जाएगा फॉर्मेशन विड्थ। अब आर्मी की रिक्वायरमेंट क्या है उसको हम समझेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ये क्या कहती है कि भाई 5.5 मीटर विड्थ का 2 लेन स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही गवर्नमेंट ने चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट का फाउंडेशन किया और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई किए, एक एनजीओ जिसका नाम था सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून, इस एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल कर दी। पीआईएल ये थी कि ये जो चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट है
इसके अंदर रोड्स को वाइड किया जाएगा। जब रोड्स वाइड किए जाएंगे तो कटिंग भी होगी, ब्लास्टिंग भी होगी, और जो हिमालयन रीजन है ये इकोलॉजिकली एक सेंसिटिव जोन है, और इस सेंसिटिव जोन में इस तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम अर्थक्वेक और फ्लड के लिए क्रूशल हो सकता है। यानी कि अगर अर्थक्वेक और फ्लड की पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इस एरिया में ये इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस एनजीओ की जो पीआईएल थी उसको एक्सेप्ट किया और इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमिटी एस्टैब्लिश की और इस हाई पावर्ड कमिटी को यह कहा कि आप अपनी रिकमेंडेशंस को सबमिट करें। किसके बारे में सबमिट करें कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या आने वाला है इस प्रोजेक्ट का। इस हाई पावर्ड कमिटी ने इसमें सहमति नहीं बन पाई। इस हाई पावर्ड कमिटी में जो मेंबर्स थे उनमें आपस में कोई सहमति नहीं बन पाई, इसीलिए इस कमिटी ने 2 रिपोर्ट सबमिट की। एक मेजॉरिटी रिपोर्ट थी और एक माइनॉरिटी रिपोर्ट थी। सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी कमिटी की रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और रोड की जो लिमिट थी उसको कितना कर दिया, 5.5 मीटर, यानी कि जो कैरेज वे होगा वो कितना हो जाएगा, 5.5 मीटर। अब नवंबर 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी इस मामले में अपील कर दी। यानी कि अभी तक तो केवल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, हाईवे मिनिस्ट्री ही इसमें इन्वॉल्व थी, अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी इसमें अपील फाइल कर दी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक तो जो कैरेजवे है उसकी विड्थ 7 मीटर हो, उसकी विड्थ कितनी हो, 7 मीटर, और जहां रेज्ड कर्व है वहां 7.5 मीटर हो। दूसरा 7 मीटर क्या कहा है, कैरेज विड्थ, और 8 to 10 मीटर होना चाहिए फॉर्मेशन विड्थ। और अगर ऐसा होगा तब जो आर्मी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। तो ध्यान से समझिएगा, अभी तक इन्वॉल्व थी केवल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, अब इन्वॉल्व हो गई डिफेंस मिनिस्ट्री भी, और डिफेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई तो उसने जो विड्थ थी उसको बढ़ाने की मांग की। दिसंबर 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने स्पेसिफिकेशंस को अमेंड किया, और अमेंड करने के बाद 10 मीटर टेरेड सरफेस ये अलाउ कर दिया माउंटेन हाईवेज के लिए। यानी कि आर्मी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अब माउंटेन हाईवेज बनेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दोबारा से अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज की और कहा कि अब हमें चाहिए 10 मीटर कैरेजवे और 12 to 14 मीटर फॉर्मेशन विड्थ। अब ये जो मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कमिटी बनाई हुई थी। फरवरी 2021 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, उस समय रिसेंटली धौली गंगा रिवर पर फ्लड भी आया था, जो धौली गंगा रिवर था वहां पर फ्लड भी आया था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि धौली गंगा रिवर पर जो फ्लड आया है और ये जो 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट है इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। अप्रैल 2021 कोरोना टाइम ड्यूरेशन था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो अर्जेंट मैटर हैं वही हम लोग डिस्कस करेंगे, अर्जेंट मैटर्स के अलावा हम लोग कोई और डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये केस भी आप प्रायोरिटी बेसिस पर इसको हियरिंग में लें। नवंबर 2021 से कंटिन्यूस सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई शुरू कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, चूंकि डिफेंस मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो गई थी और ये कहा गया कि भाई 3 स्ट्रेटेजिक हाईवेज हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना सितंबर का ऑर्डर मॉडिफाई कर लिया। मॉडिफाई करने के बाद क्या कहा कि हम डिफेंस मिनिस्ट्री को अलाउ करते हैं कि वो डीएलपीएस कॉन्फ़िगरेशन के तहत 3 स्ट्रेटेजिक हाईवेज को बिल्डअप कर ले। बहुत ध्यान समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम
डिफेंस मिनिस्ट्री को अलाउ कर रहे हैं कि वो DLPS कॉन्फ़िगरेशन के तहत अपने 3 स्ट्रेटेजिक हाईवेज बिल्डअप कर ले। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बात सही है, लेकिन साथ ही साथ एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी जस्टिस A.K. सीकरी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन कर दिया और ये कमेटी ये देखेगी कि जो भी एनवायरमेंटल गाइडलाइन दी गई हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इंप्लीमेंट करती है या नहीं करती है। अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को अलाउ किया कि वो DLPS सिस्टम के थ्रू इन रोड्स को डेवलप कर सकती है, इन 3 स्ट्रेटेजिक हाईवेज को डेवलप कर सकती है। तो ये क्या होता है? ये होता है डबल लेन पेव्ड शोल्डर सिस्टम, डबल लेन विद पेव्ड शोल्डर सिस्टम। पेव्ड शोल्डर क्या होता है? ये हमने देखा था, ये कैरेज वे है, ये कैरेज वे है, ये शोल्डर है। अगर ये शोल्डर भी इसी रोड के लेवल पर और पक्के बनाए जाएं तब इसको पेव्ड शोल्डर बोलते हैं। तो अब हाईवेज जो बनेंगे माउंटेन एरियाज में, ये जो स्ट्रेटेजिक हाईवेज हैं, ये कैसे बनेंगे? डबल लेन पेव्ड शोल्डर सिस्टम के साथ बनेंगे। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल में कहा यह है कि डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को इंटरोगेट करने का राइट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। अगर हम मैप के थ्रू इस पूरे इशू को समझना चाहें तो ये जो 3 स्ट्रेटेजिक हाईवेज हैं ये फीडर रोड के तौर पर काम करते हैं। फीडर रोड क्या होती हैं? अब इस मैप में ध्यान से समझिएगा। यह है हमारा इंडो चाइना बॉर्डर। यहां तो ये नेपाल वाला एरिया आ जाएगा। अगर हम केवल उत्तराखंड की बात करें, तो इतना एरिया ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड यहां चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर अगर हम चाइना की बात करें तो ये तिब्बत, ये पूरा रीजन है तिब्बत। तिब्बत एक प्लेट्यू रीजन है और प्लेट्यू है तो इसलिए यहां इनको स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज मिल जाता है कि ये इजीली अपनी फोर्स मूव करा सकते हैं। यानी कि चाइना के पास ये एडवांटेज है कि वो यहां अपनी फोर्स इजीली मूव करा सकता है। दूसरा, अगर हम नेपाल को देखें, नेपाल भी कहीं ना कहीं चाइना की तरफ टिल्ट रहता है। हालांकि उसकी एक बाउंडेशन है, क्योंकि वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, कि उसको इंडिया की तरफ डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं, अभी हमने रिसेंट में भी देखा था, इंडिया नेपाल के डिस्प्यूट्स हुए थे, तो नेपाल जो टिल्ट रहता है वो चाइना की तरफ टिल्ट रहता है। अब ऐसी पोजीशन में, जबकि हम 1962 का कॉन्फ्लिक्ट देख चुके हैं, जहां इन्हीं रोड्स की वजह से और सप्लाई की प्रॉब्लम की वजह से चाइना को एडवांटेज गया था और इंडिया को उसका लॉस हुआ, और उसका लॉस इतना हुआ कि आज तक एक नेगेटिव इंपैक्ट उसका चलता है। तो अगर हम 1962 की बात करें तो 1962 में जो मेन इशू था वो कनेक्टिविटी का इशू था। अब इस कनेक्टिविटी के इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमें स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाईवेज चाहिए। अभी जितने भी हाईवेज बन रहे हैं वो सब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन साथ साथ आर्मी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। अब इस एरिया में जहां चाइना इजीली अपनी फोर्सेस को मूव करा सकता है, हमें भी अपनी फोर्सेस को मूव कराना है, तो यहां हमें क्या बिल्डअप करने पड़ेंगे? हाईवेज बिल्डअप करने पड़ेंगे। और वो हाईवेज ऐसे नहीं कि एक छोटा सा फ्लड आया किसी भी वेदर में, कभी भी जो हम रोड्स बना रहे हैं वो ऑल वेदर रोड्स बना रहे हैं, कैसा भी मौसम हो उसमें वो कामयाब रहे। तो अगर यहां रोड्स नहीं बनेंगे तो डिफेंस पर्पस से कंट्री के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसीलिए ये हाईवेज इंपॉर्टेंट हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया वो इसीलिए दिया है
कि भाई डिफेंस रिक्वायरमेंट्स की जो इंटरोगेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती। एनवायरनमेंट के ऊपर एक इम्पैक्ट आ रहा है तो उस इम्पैक्ट को हम लोग ध्यान देंगे, उसके लिए कमेटी बना दी गई है, वो देखेगी कि जो हाईवे मिनिस्ट्री है उन सब बातों का ध्यान रखे कि भाई एनवायरनमेंट में जो पेड़ कटें दोबारा से लग जाएं, जो भी एनवायरनमेंट का कंसर्न है उसको ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं इनको बनाना ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कभी भी हो, अगर आप अपनी फोर्सेस को मूव करा ले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो 3 हाईवेज की बात हुई तो एक जाएगा कहाँ, गंगोत्री, दूसरा कहाँ तक, माना तक, और तीसरा जाएगा टनकपुर से पिथौरागढ़ तक। ठीक है, अगर हम इन तीनों की बात करें तो जो गंगोत्री है वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा उत्तराखंड के, माना जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, और ये जो हमारा टनकपुर से पिथौरागढ़ जा रहा है ये पिथौरागढ़ जिले में ही पड़ेगा। और ये तीनों ही किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अब अगर यहां पर ध्यान से देखें, मेरठ, रुड़की, देहरादून, अंबाला, ये जितने भी हमारे कैंटोनमेंट एरियाज हैं जहां हमारा आर्मी का सेटलमेंट है, यहां से हम इजीली अपनी फोर्सेस को मूव करा सकते हैं बॉर्डर एरिया में, अगर कभी भी कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट या वॉर की सिचुएशन होती है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को कंक्लूड करना चाहें, तो कुछ बातें हमें समझनी होंगी। पहली तो ये कि कभी भी जब गवर्नमेंट इस तरीके के स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाईवेज बनाएगी तो उनका ओपन डिक्लेरेशन नहीं करेगी। ओपन डिक्लेरेशन का मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट ओपनली ये नहीं बताएगी कि हम जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं या जो हम ये हाईवेज बना रहे हैं ये हम इसलिए बना रहे हैं ताकि इंडिया चाइना बॉर्डर तक हम अपनी फोर्सेस को ले जाएं, और ना ही इस बातों को डिक्लेयर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप अपनी सारी की सारी स्ट्रेटजीज को डिक्लेयर ही कर देंगे तो ये एक डिस्प्यूट का रीज़न भी हो जाता है, और दूसरा एक अदर कंट्री इस बात को मुद्दा बना सकती है किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ से ये समझनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2016 में शुरू हुआ, और दिसंबर 2016 में शुरू होने के बाद अब जाकर के इस तरीके के जजमेंट आ रहे हैं कि हाँ अब आप काम कर सकते हैं। तो ये बात हमें यहाँ पर समझनी होगी कि जब भी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हों तो उसमें कोई भी ऐसे इशू क्रिएट ना हो जिनकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली हमें लॉस पहुँचाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और वो ये कि ये 4 धाम प्रोजेक्ट सबसे पहला तो उत्तराखंड की इकोनॉमी में हेल्पफुल है, यहाँ इनकम जनरेशन में हेल्प करेगा, यहाँ माइग्रेशन का एक बड़ा इशू है उसमें हेल्प करेगा कि रिवर्स माइग्रेशन होना शुरू होगा, लोग वापस अपने घर पर आएंगे, और तीसरा स्ट्रेटेजिकली ये हमें चाइना के कंपैरिजन में एक एडवांटेज देगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास रोड्स का सेटअप नहीं था, उतनी अच्छी फीडर रोड्स नहीं थी। अगर ये हमारे स्ट्रेटेजिक हाईवेज कंप्लीट हो जाते हैं तो इन फ्यूचर हमें कहीं ना कहीं एडवांटेज रहेगा।